अब अगले चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला चैप्टर देखो, स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन को लेकर के, कथन निष्कर्ष को लेकर के। आ जाओ। स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन क्या होता है कि इन्हीं में से निकाला हुआ पार्ट देखो। इन्विजिलेटर शुड नॉट यूज मोबाइल फोन इन द एग्जामिनेशन हॉल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। परीक्षा के दौरान को, जिससे मैंने कहा कि इस टाइप के टॉपिक जो हैं हिंदी में ही पढ़ने चाहिए, चाहे प्रैक्टिस करो तब, सीखो तब, एग्जाम में भी। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं पढ़ सकते इंग्लिश में, हो सकता है ना समझ, नहीं सॉरी हिंदी में ही पढ़ने चाहिए ऐसे टॉपिक, हिंदी में ही करने चाहिए। लेकिन हो सकता कुछ वर्ड्स ऐसे हों कि हिंदी में नहीं समझ में आए, जैसे प्रीवेक्षक, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, इन्विजिलेटर पता होगा। अब उन बच्चों का क्या करूं, सर प्रीवेक्षक क्या होता है नहीं पता, बोला इंग्लिश में पढ़ ले भाई। इन्विजिलेटर क्या होता है वो भी नहीं पता भाई। इन्विजिलेटर जो होता है ना, जैसे आपका पेपर है, तो आपका पेपर जो कंडक्ट करा रहा है, वहां पर जो पर्सन खड़ा है, जो आपको इंस्ट्रक्शन देगा, आप पर ध्यान रखेगा, चीटिंग वीटिंग ना हो, वो सब इन्विजिलेटर। जो पेपर कंडक्ट कराने वाला जो पर्सन होता है वो इन्विजिलेटर होता है। ठीक है, तो जो पेपर कंडक्ट कराने वाला है उसको मोबाइल फोन यूज नहीं करना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम के दौरान, बिल्कुल उसका मोबाइल फोन यूज नहीं करना चाहिए, वरना वही बिक जाए, वही चीटिंग करा दे है? लेकिन एसएससी के इन्विजिलेटर, नए एसएससी के तो ऐसे आ रहे हैं कि मतलब मैंने एक वीडियो देखी, एसएससी के एग्जाम के अंदर दो लड़कियां रील बना रही हैं, इन्विजिलेटर हैं, और आई कार्ड देखो मैं इन्विजिलेटर बन गई। हाँ, ऐसी ऐसी लड़कियों को तो इन्विजिलेटर बना दिया एसएससी ने, कमाल है। खैर अब सुधार हो जाएगा, भगवान से दुआ है, और चेयरमैन साहब देखो क्या करेंगे, वरना फिर बच्चे आंदोलन करेंगे। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। पहल, अब इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है ये हम पढ़ते हैं। मोबाइल डिस्टर्ब स्टूडेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। मोबाइल स्टूडेंट को डिस्टर्ब कर सकता है, बिल्कुल। चीटिंग हो सकती है, बिल्कुल। मिसयूज हो सकता है, बिल्कुल। पेपर बाहर जा सकता है, बिल्कुल। ऐसी कुछ भी चीजें जो हो सकती है मोबाइल से, वो कुछ भी चीजें दे रखी हैं तो सही है। बहुत सारे बोल दिए, पढ़े बगैर बोल दिए। मोबाइल स्टूडेंट को डिस्टर्ब कर सकता है, बिल्कुल। मोबाइल इन्विजिलेटर का ध्यान भटका सकता है, बिल्कुल। इन्विजिलेटर का ध्यान बच्चों पर नहीं रहेगा, चीटिंग हो सकती है, बिल्कुल। पेपर आउट हो सकता है, बिल्कुल। मिसयूज हो सकता है, बिल्कुल। ये कुछ भी दे रखा सही है तो बिल्कुल स्टूडेंट को डिस्टर्ब करेगा, पहला सही है। कीपिंग मोबाइल स्विच्ड ऑफ हेल्प इन इंप्रूविंग दियर अलर्टनेस। मोबाइल बंद रखने से उनकी सतर्कता को सुधार करने में मदद मिलती है। मैंने कहा ना कि इन्विजिलेटर का ध्यान भटक सकता है, अलर्ट नहीं रहेगा इन्विजिलेटर। स्टूडेंट आपस में चीटिंग कर रहे हैं तो अलर्ट नहीं रहेगा इन्विजिलेटर, तो बिल्कुल। तो अगर वो मोबाइल स्विच ऑफ रखेंगे या मोबाइल बैन होगा, बाहर जमा हो जाएगा, तो अलर्ट रहेगा। तो ये भी सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, यानी कि फर्स्ट भी सही है, दूसरा भी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कम धन के कारण भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता की कमी है। भारत शिक्षा के क्षेत्र को अतिरिक्त धन आवंटित कर रहा है। जो इंडिया में जो है एजुकेशन फंड, जैसे बजट डिसाइड होता है, बजट जैसे हर एक स्टेट का भी बजट डिसाइड होता है, भारत सरकार का भी बजट डिसाइड होता है, उस बजट में ये भी डिसाइड होता है कि शिक्षा के ऊपर कितना खर्च करना है। तो इंडियन एजुकेशन लैक क्वालिटी ड्यू टू लेस फंड्स। पैसा कम है भारत सरकार के पास, इसकी वजह से लेस क्वालिटी है। बट इंडिया इज एलोकेटिंग एक्स्ट्रा फंड दे रहा है। किसको? एजुकेशन सेक्टर को। एजुकेशन के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करने की बात कर रहा है, एक्स्ट्रा फंड देने की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहला, भारत की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। भाई एक्स्ट्रा पैसा खर्च होगा तो नई नई चीजें इंप्लीमेंट होंगी, सुधार तो होगा ही, तो पहला सही है। केवल धन ही शिक्षा सामग्री में सुधार कर सकता है ना भाई, सिर्फ पैसा खर्च करने से नहीं होगा कि ओनली मनी कैन इंप्रूव, मनी कैन हेल्प इन इंप्रूविंग, ये लिखा होता तो सही होता। पैसा मदद कर सकता है गुणवत्ता को सुधार करने में, लेकिन केवल पैसा ही सुधार कर सकता है, ये गलत बात है। बहुत सारा और भी सुधार करना पड़ेगा, और सुधार हुआ भी नहीं हुआ इसकी जांच पड़ताल भी करनी पड़ेगी, वरना घोटाला हो जाए, पैसा खर्च ही ना हो, पता चले स्कूल तक आया पैसा ही खर्च नहीं हुआ, है ना। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ओनली फर्स्ट फॉलो
ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बीती रात इमरजेंसी में लाए गए मरीज की जान बच जाती अगर कुछ समय पहले सर्जरी कर दी जाती। द लाइफ ऑफ द पेशेंट वोट टू द इमरजेंसी लास्ट नाइट कुड हैव बीन सेव्ड इफ सर्जरी वाज डन सम टाइम अर्लियर। यदि पहले ले आते, पहले सर्जरी हो जाती, ऑपरेशन हो जाता, तो उसकी जिंदगी बचाई जा सकती थी। ये स्टेटमेंट में वो बात बोल रहा है। ठीक है, तो पहला डन। सर्जरी वाज द ओनली ऑप्शन फॉर द सर्वाइवल। जीवित रहने का एकमात्र विकल्प सर्जरी था। इस केस में था। यदि यहां लिखा होता सर्जरी होता है, सर्जरी एकमात्र विकल्प होता है, तो गलत है। इस केस में सर्जरी ही एकमात्र विकल्प था। क्यों? क्योंकि उसने बोल दिया इफ सर्जरी वाज डन एट द अर्लियर टाइम। यदि अगर सर्जरी पहले हो जाती तो एक ही ऑप्शन था, सर्जरी ही। तो पहला सही है, क्योंकि पहले सर्जरी हो जाती तो सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन था। सर्जरी नहीं हुई, इस वजह से मर गया। स्टेटमेंट में दे रखा, और स्टेटमेंट एक यूनिवर्सल फैक्ट होता है, कथन तथ्य होते हैं, फैक्ट होता है। स्टेटमेंट में बोल दिया कि सर्जरी हो जाती तो बच जाता, तो सर्जरी ही एकमात्र बचाव था। दूसरा, मरीज को देर से अस्पताल लाया गया, ये तो कह ही रहे, बीती रात इमरजेंसी में लाए मरीज की जान बच जाती अगर कुछ समय पहले सर्जरी कर दी जाती। तो कुछ समय पहले सर्जरी कर दी जाती तो पहले ले आते। डॉक्टर अक्सर बोलते नहीं है, थोड़े लेट हो गए, पहले ले आते तो इसकी जान बचा सकते थे। तो पहले ले आते तो लेट हो गए, ये भी सही है। दोनों कंक्लूजन सही है, दोनों निष्कर्ष सही है। ठीक है, डन भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आ जाओ। देखो उसने क्या बोला, उसने बोला प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, एवरी लाइब्रेरी हैज बुक। ठीक है, तो बुक केवल पुस्तकालय में होती है, केवल वर्ड तो कभी सही होता ही नहीं। स्टेटमेंट में जब तक ना बोले, स्टेटमेंट में ही केवल बोल दे कि केवल वहीं होती है तो मान्य होगा, अदरवाइज केवल वर्ड तो सही होता ही नहीं। केवल पुस्तकालय में ही पुस्तक होती है ना भाई, पुस्तकालय में पुस्तक क्यों होती है? हमारे यहाँ भी पुस्तक बुक रखी है। ठीक है, तो पहला गलत। नेक्स्ट, पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होते हैं। अरे भाई, लाइब्रेरी पुस्तकों के लिए होती है, सारी लाइब्रेरी में बोला है उसने, एवरी लाइब्रेरी हैज बुक। प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, तो पुस्तकालय में प्रत्येक में होते हैं, हर एक में होती हैं। तो पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होती है। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा था ओनली, वर्ड सही होता ही नहीं। भाई बात समझो, ओनली वर्ड सही नहीं होता, मैं अभी भी कह रहा हूं, लेकिन जब तक स्टेटमेंट से रिलेट ना करे। स्टेटमेंट में बोल दिया प्रत्येक होती हैं, तो पुस्तकालय में तो केवल पुस्तकें ही मिलेंगी, और क्या मिलेगा? केवल पुस्तकें ही मिलेंगी। भाई ये भी गलत है, पुस्तकें ही मिलेंगी। अब आपको ओनली वर्ड यहां तो सही हो गया। रुको जरा, रुको, समझो, बात समझो कैसे। देखो उसके बाद मैंने आपको कहा कि जब आपको सही लगने लग जाए तो 100% सही ना भी लगे कि यार ओनली वर्ड तो ये गलत ठहरा रहा है कि केवल पुस्तकें ही के लिए पुस्तकें ही होती हैं, तो ये सही होगा गलत होगा? एक छोटा सा वर्ड है इसमें, कौन सा बताऊंगा। नो लाइब्रेरी इज विदाउट बुक्स। कोई भी पुस्तकालय बिना पुस्तकों के नहीं होती। ठीक है, कोई भी लाइब्रेरी जो है बिना पुस्तकों के नहीं होती। अब ये स्टेटमेंट से रिलेट कर रहा है। ठीक है, देखो अब दूसरा आपको सही लगेगा मुझे पता है, बट सुनो ध्यान से। प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, तो यानी कि हर, प्रत्येक वर्ड यूज कर दिया, हर एक में होंगी, बिल्कुल होंगी। ठीक है, तो कोई भी पुस्तकालय ऐसा नहीं होगा
जो बिना पुस्तकों के हो, बिल्कुल ये तो 100% ट्रूथ है, ये तो कंफर्म इससे बात बोल रहा है। कारण एवरी एवरी लाइब्रेरी में बुक है, तो कोई भी ऐसी पुस्तकालय नहीं होगी, एवरी में बोल दिया तो कोई भी ऐसी नहीं होगी जिसके बुक ना हो, बिल्कुल सत्य है। सम लाइब्रेरी डू नॉट हैव, ये तो गलत बात है। कुछ पुस्तकालय में पाठक नहीं होते, पाठक तो होंगे ना, खाली लाइब्रेरी थोड़ी ना। अब आपको रात को तो खाली हो ही जाती है, अरे भाई पर्टिकुलर मोमेंट के लिए नहीं होता, ऐसे तो बीच में भी खाली हो जाए, ठीक। तो पाठक तो होगा ही, बुक रखी क्यों है, लाइब्रेरी खोली क्यों है, ठीक है। तो चौथा गलत और पहला भी गलत। अब बात करते हैं सेकंड और थर्ड के बारे में। अब देखो, पहला गलत हो चुका तो ये गया, ये गया, चौथा गलत हो चुका, ये गया। अब आपको कोई तीसरा तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा। ये मेरे टाइपिस्ट की महानता है कि यहां तीसरा है। तीसरा तो कंफर्म सही होगा ही, वो तो स्टेटमेंट से ही रिलेट कर रहा है एवरी की वजह से। कोई भी ऐसी लाइब्रेरी नहीं है जो बुक के बिना हो, तो दूसरा भी गलत। अब सुनो, ये गलत होने का कारण क्या है। बिल्कुल सत्य था, प्रत्येक लाइब्रेरी जो है पुस्तकालय होती है, तो पुस्तकालय में कौन सी सही होंगी, पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होती है, बिल्कुल सत्य बात है, केवल पुस्तकों के लिए ही होती हैं। बट उसके अलावा इसमें पाठक मतलब रीडर भी होते हैं, उसके अलावा न्यूज़पेपर भी होते हैं, मैगजीन्स भी होती हैं, पढ़ने के और भी सामान होते हैं। नॉवेल्स तो चलो बुक्स में ही आ गई है ना, वो तो बुक्स में ही आ गई, ठीक है। रीडर्स भी होते हैं। तो ये जो वर्ड है ना, ये बड़ा खतरनाक वर्ड है। लेकिन एक बात और बता दूं, एसएससी भी बड़ा खतरनाक है। अगर मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, तो मैं बेस्ट प्रेफरेंस किसको दूंगा, प्रेफरेंस दूंगा फिर मैं सेकंड को। इसीलिए मैंने पहले सेकंड को ना सही किया ना गलत किया, ना तो मैंने सेकंड को सही किया और ना मैंने सेकंड को गलत किया, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं आगे बढ़ा। कारण क्या था, फॉरवर्ड की वजह से। अगर इसमें ये देखो, पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होते हैं, पुस्तकें ही होती हैं लिखा होता, पुस्तकों के लिए पुस्तकें ही होती हैं, इसमें फर्क है, ठीक है। तो पुस्तकें ही होती हैं, ये तो कंफर्म गलत है। लेकिन पुस्तकों के लिए ही होती है, पढ़ने के लिए होती है, बुक्स रखने का स्टोर रूम नहीं है, इसका मतलब ये समझा रहा है, ठीक है। तो पुस्तकों के लिए तो होती है, लेकिन इट्स नॉट फॉर स्टोरेज। रीडर्स भी होते हैं एंड नॉट फॉर स्टोरेज, कि बुक रखने के लिए होती हैं भाई, रीड करने के लिए होती हैं पुस्तकें। पुस्तकालय, लाइब्रेरी आर ओनली फॉर बुक्स, किताबों के लिए होती है, रीडर्स के लिए होती है, फॉर रीडर्स आल्सो। इसलिए ओनली गलत हो गया, फॉर रीडर्स आल्सो, इसलिए गलत हो गया। तो ओनली इस चीज को डिफाइन कर रहा है कि बस बुक रखने के लिए होती है लाइब्रेरी। समझ में आ गया, बी इज द राइट आंसर। आ जाओ, देखो, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वन शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, बिल्कुल करनी चाहिए भाई। पहला, परीक्षा केवल कड़ी मेहनत से संबंधित है, फिर केवल बोल दिया, गलत हो गया। केवल कड़ी मेहनत से संबंधित है, बस सिर्फ हार्डवर्क ही मैटर करता है, लक भी मैटर करता है। बीच में गाड़ी पंचर होगी तो भगवान ना करे ऐसा हो, एसएससी ने ऐसी जगह दे दिया सेंटर जहां पहुंचना ही मुश्किल हुआ, तो केवल कड़ी मेहनत ही से संबंधित है, ऐसा नहीं है,
बीमार हो गए तो पहला गलत। नॉट ऑल दोज हु डू नॉट वर्क हार्ड पास, वे सभी जो कठिन परिश्रम नहीं करते उत्तीर्ण होते हैं। मतलब जो कठिन परिश्रम नहीं करता वो उत्तीर्ण होते हैं। फालतू की बात कर रहा, मतलब स्टेटमेंट के ही अगेंस्ट बात बोल रहा है। स्टेटमेंट बोल रहा है हार्ड वर्क जरूरी है, और निष्कर्ष हम कह दें जो कड़ी मेहनत नहीं करते वो पास होते हैं, नहीं। ठीक है, विदाउट हार्ड वर्क नो वन पास, कड़ी मेहनत के बिना कोई उत्तीर्ण नहीं होता है। अब आप कहोगे गुरु जी मैंने तो कड़ी मेहनत नहीं की, 10वीं भी कर ली, 12वीं भी कर ली, 8वीं भी कर ली, स्कूलिंग भी कर ली, ग्रेजुएशन भी कर ली, ग्रेजुएशन में तो मजे भी ले लिए, किसी को घुमा भी लिया और फिर भी ग्रेजुएशन हो गई, तो हम कड़ी मेहनत नहीं करते थे। ठीक बात है, तो आपको गलत लगेगा ये। आगे तो सुन लो। देखो फर्स्ट सेकंड तो गलत हो गया, पहले वो तो हटाओ, ये गया, ये गया। ए हार्ड वर्किंग पर्सन इज सेटिस्फाइड पर्सन, मेहनती व्यक्ति संतुष्ट व्यक्ति होता है। संतुष्ट होता है नहीं होता इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, इसके बारे में स्टेटमेंट में ही नहीं है, नॉट इन स्टेटमेंट, कथन इसके बारे में है ही नहीं, तो ये भी गलत। तो कई बार आपको गलत लगेगा, सही लगेगा, कंफ्यूजन होगा। तो ऐसे केस में क्या करना है कि जैसे मान लो कुछ बच्चों को तीसरा, मैं बताता हूं क्या हुआ है। कुछ बच्चों को तीसरा क्या लगा, कड़ी मेहनत के बिना कोई उत्तीर्ण नहीं होता। मन में आया कि मैंने तो कड़ी मेहनत नहीं की, मैं तो 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, तो गलत मन में आया कि गलत है, कड़ी मेहनत के बिना तो मैं तो उत्तीर्ण हो गया, है ना। कुछ बच्चों को ये, हाँ यार कड़ी मेहनत तो करनी जरूरी है तभी तो पास होंगे, है ना, कुछ बच्चों को ये लगेगा। लेकिन स्टेटमेंट देखो, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अब मान लो ऐसा केस आ गया, चलो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट भी नहीं चले, आपको गलत लग रहा है, सही लग रहा है, दोनों मन में आ रहे हैं, तो उसको छोड़ दो, डिसाइड मत करो। कुछ ऐसे होंगे जो कंफर्म पता चल जाएगा कि ये सही है, और कंफर्म पता चल जाएगा ये गलत है। जैसे कंफर्म है कि वे सभी जो कठिन परिश्रम नहीं करते उत्तीर्ण होते हैं, बिल्कुल ही अपोजिट बात बोल रहा है। तो ऐसे केस में जो कंफर्म पता चल जाएगा उससे आप ये डिसाइड कर लोगे कि ये ऑप्शन कौन सा जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करता हूं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में हार्ड वर्क पे फोकस किया गया है। टू पास द एग्जामिनेशन वन शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो कड़ी मेहनत करने से ही पास होता है, तो विदाउट हार्ड वर्क पास नहीं होता है। ठीक है, डन भाई। तो थर्ड सही है, थर्ड सही है, बी इज द राइट आंसर। डन भाई, क्लियर है। नेक्स्ट अगले केस की तरफ पढ़ते हैं भाई। अगला केस देखो, देखो वाटर हैज नो शेप इट हैज वॉल्यूम, पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। ज्ञान पानी की तरह है। देखो जैसे ही पहले आप पढ़ा तो ऐसा लगा कि पानी की क्वालिटी के बारे में दे रहा है, पानी के बारे में बोल रहा है ना, और इसका वॉल्यूम होता है, और मतलब इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में बोल रहा है कि ये तरल पदार्थ है, इसका कोई आकार नहीं होता, इसका वॉल्यूम होता है, जिसमें डाल दिया वो शेप ले लेता है। वही पानी गिलास में डाल देंगे, गिलास की शेप ले लेगा, वही पानी बोतल में डाल देंगे तो बोतल की शेप ले लेगा। ठीक है, तो ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा ही होगा। अगर इतना ही दिया होता तो हम इतना ही सोचते, वो पानी की फिजिकल स्टेट और साइंटिफिकली स्टेट के बारे में सोचते हैं। लेकिन जैसे ही अगली बोल दिया, अगला नहीं बोला होता तो हम इतना ही सोचते हैं, याद रखना। लेकिन अगला बोल दिया, नॉलेज इज लाइक वाटर विच कीप ऑन फ्लोइंग फ्रॉम वन साइड टू अदर, ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता रहता है। जैसे मैंने ज्ञान बढ़ा रहा हूं आपका, आप ज्ञान बढ़ाओगे दूसरों का, दूसरे ज्ञान बढ़ाएंगे औरों का, तो एक दूसरे की तरफ बहता रहता है। मैं आपकी तरफ ज्ञान बढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो अब ये साइकोलॉजिकल रीजन हो गया, यानी कि अब पानी की स्टेट बताना उद्देश्य नहीं है,
पानी से आपको कुछ और समझाना उद्देश्य है, नॉलेज के बारे में समझाना उद्देश्य है। तो पहला, नॉलेज इज इंट्रिंसिक, ज्ञान अंतःशास्त्रीय है, बिल्कुल अंतःशास्त्रीय है, तभी तो पानी की तरह है, ठीक है, तभी तो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता रहता है। तो पहला बिल्कुल सही है, डन। नेक्स्ट, ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है, नॉलेज इज लिमिटेड टू स्पेसिफिक स्फीयर। नहीं, वो तो बहता रहता पानी की तरह, बोल रहा है, गलत। नॉलेज डायरेक्टली अफेक्ट द ओरिजिन ऑफ मेंटल एक्टिविटी, ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधियों के मूल को प्रभावित करता है, बिल्कुल। नॉलेज बढ़ेगी तो मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मेंटल एबिलिटी, दिमागी क्षमता। तो मैं पढ़ा रहा हूं तो आपका जो है मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी, किससे, नॉलेज से, ज्ञान से। तो तीसरा भी सही है, पहला भी सही, तीसरा भी सही, ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। क्लियर है? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल देखते हैं भाई। साक्षात्कार पैनल ऐसे उम्मीदवारों का चयन कर सकता है जिससे पास न तो वांछित योग्यता है न ही मूल्य और गुण है। द इंटरव्यू पैनल may select candidate who neither possess the desired qualification nor the value and qualities। मतलब जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है उसका भी सिलेक्शन कर सकता है इंटरव्यूअर, जिसके पास नॉलेज नहीं है उसके पास, उसको भी, जिसकी वैल्यूज नहीं है उसको भी सिलेक्ट कर सकता है, जिसके पास क्वालिटी नहीं है उसको भी सिलेक्ट कर सकता है। ये स्टेटमेंट में बोल रहा भाई, मेरा कहना नहीं है। हालांकि ऐसे सिलेक्शन होता नहीं है, लेकिन कर सकता है तो बोल दिया, ठीक है। तो पहला, inclusion of expert in the interview panel does not guarantee that the selection will be fair। साक्षात्कार पैनल में विशेषज्ञों को शामिल करना यह गारंटी नहीं देता है चयन उचित होगा, बिल्कुल। अब एक बात बताओ, जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, मतलब सोचो सीजल में उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाए जिसकी ग्रेजुएशन ही नहीं हो रखी, ऐसा हो सकता है क्या? यानी कि सिलेक्शन फेयर नहीं है फिर तो अगर ऐसे लोगों को इंटरव्यू लेने वाले सेलेक्ट कर लेंगे जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, जिनकी क्वालिटीज नहीं है, जिनके अंदर खुद ही दम नहीं है, काम करने की क्षमता ही नहीं है, उनको भी सेलेक्ट कर लेगा, तो इसका मतलब सिलेक्शन फेयर नहीं है, साफ दिख रहा है सिलेक्शन फेयर नहीं है। तो साक्षात पैनल में जो एक्सपर्ट इंक्लूड है उनकी यह कोई गारंटी नहीं देती है कि चयन उचित होगा, फेयर होगा, बिल्कुल पहला सही बोल रहे हैं, फर्स्ट फॉलो। अब फर्स्ट फॉलो बोल दिया तो ये गया, फर्स्ट फॉलो बोल दिया तो ये गया, फॉलो का मतलब पहला सही है। अब सीधा तीसरा कहां है, तीसरा तो है ही नहीं, चलो ये फिर मिसप्रिंटिंग कर दिया होगा मेरे टाइपिस्ट ने। दूसरा, देर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ द इंटरव्यू टेस्ट इन टर्म ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। उम्मीदवारों के चयन के मामले में साक्षात्कार परीक्षा की कुछ सीमाएं हैं। कहां सीमा है? स्टेटमेंट में जब बोल ही दिया कि कुछ सीमाएं हैं, स्टेटमेंट में बोल दिया कोई सीमा ही नहीं है, जिसकी क्वालिफिकेशन नहीं है उसको भी सिलेक्ट कर लेगा, जिसकी क्वालिफिकेशन है उसको भी सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो लिमिटेशन तो कुछ है ही नहीं, तो दूसरा गलत है, ये भी गया, ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगले दशक के भीतर कार्बन उत्सर्जन को 50% तक कम करना नई सरकार की नीति का लक्ष्य है। द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस कार्बन एमिशन बाय 50% विद इन द नेक्स्ट डिकेड। अगले 10 वर्षों में, ठीक है, अगले दशक का मतलब होता है 10 वर्षों में। 10 वर्षों में सरकार की टारगेट है कि जो कार्बन का यूज है, कार्बन एमिशन है, और कार्बन का जो रिड्यूस कर दिया जाएगा 50% तक। पूरा तो रिड्यूस नहीं होगा, 50% तक भी बहुत बड़ा एम है, ठीक है, ये टारगेट है सरकार का। क्लियर है? चलो आ जाओ। पहला,
द गवर्नमेंट विल इमीडिएटली बैन ऑल व्हीकल रनिंग ऑन फॉसिल फ्यूल। सरकार जीवाश्म ईंधन पर चलने वाले सभी वाहनों को तुरंत प्रतिबंध लगा देगी। वाहनों को प्रतिबंध लगाएगी नहीं लगाएगी इसके बारे में स्टेटमेंट में कुछ नहीं है, और तुरंत तो लगाएगी भी नहीं। 10 साल का टारगेट है, 10 साल का टारगेट है, तो तुरंत तो कुछ नहीं होने वाला है। इमीडिएटली तो वैसे भी ऐसा थोड़ी ना कि कल से गाड़ियां बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, ऐसा तो नहीं कर सकती, है ना। चलो पहला गलत। द गवर्नमेंट विल शट डाउन ऑल द कोल फायर्ड पावर प्लांट। सरकार कोयले से चलने वाले सभी बिजली संयंत्रों को बंद कर देगी। अब कोयले से चलने वाले जो है पावर प्लांट है उनको बंद कर देगी, इसके बारे में स्टेटमेंट नहीं है। 10 साल का टारगेट है, कोई अल्टरनेट देगी सरकार जनता को, अल्टरनेट देगी। 10 साल का टारगेट इसीलिए तो है 50% कम करना। जैसे पहले कोयले से ट्रेन चलती थी, फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन आई, तो अल्टरनेट आया ना, तो ऐसे 10 साल में अल्टरनेट देगी कि दूसरे, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा प्रमोट कर दे, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सब्सिडी दे दे, जगह जगह इलेक्ट्रिक स्टेशन लगा दे, तो जिससे कि इलेक्ट्रिक कार यूज होंगे और 10 साल में कार की वैलिडिटी वैसे भी खत्म हो जाती है। तो 10 साल का टारगेट है, इमीडिएटली कुछ नहीं है, ठीक है। तो दूसरा भी गलत, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड, बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। क्लियर है। चलो भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, भारत के सभी बड़े ऋणदाता बैंक ने घोषणा की है कि वह ग्राहकों को 20,000 रुपए तक की राशि के लिए बिना किसी मांग पर्ची के 2,000 रुपए के नोट बदलने की अनुमति देता है। ये उन लोगों को बात याद होगी जिनको डिमोनेटाइजेशन याद होगा, नोटबंदी, ठीक है। तो इंडिया लार्जेस्ट लेंडर बैंक has announced that it will allowing customer to exchange 2000 नोट, 2000 के नोट बदलने की अनुमति दी है विदाउट कोई स्लिप के, फॉर अमाउंट अप टू 20,000। मतलब 20,000 रुपए तक के 2000 के नोट आप बदल सकते हो। मतलब मैं 20,000 रुपए लेके गया, 2000 के 10 नोट लेकर के गया और कोई स्लिप नहीं मांगेगा बैंक, और उसने मेरे को 2000 के बजाय बाकी नोट बदल दिए। एक्सचेंज का ऑफर दिया है जब 2000 के नोट बैन हुए थे, मतलब जब 1000 के नोट बैन हुए थे तभी ऑफर दिया था। अब मान लो अनाउंस कर दे सरकार की 2000 के भी नोट बंद करेंगे, कर भी दिए, है ना, ठीक है। तो एक्सचेंज करने की अनुमति दी है। पहला, किसी को भी 20,000 से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं है। भाई विड्रॉ निकालने के बारे में स्टेटमेंट नहीं है, निकालने के बारे में स्टेटमेंट नहीं है, तो पहला गलत हुआ। दूसरा, 20,000 रुपए तक के विनिमय के लिए किसी मांग पर्ची की आवश्यकता नहीं है। नो रिक्वेस्टिंग स्लिप रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज अप टू 20,000, वो तो कह ही रहा है, तो 20,000 तक की जरूरत नहीं है। दूसरा सही है, सेकंड फॉलो।